हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज की वीडियो में देखिए रैखिक प्रोग्रामन क्लास 12th का लेकर के आए। पिछले लेक्चर में जो आपने पढ़ा था 3D का लास्ट लेक्चर था, और देखिए 3D से जो प्लेन है, समतल है, वो हटा दिया गया है। न्यू सिलेबस जो नया सिलेबस अपडेट होकर के आया तो उससे प्लेन हटा दिया गया है, समतल हटा दिया गया है, इसलिए समतल के वीडियो नहीं बनाए हमने। अब रैखिक प्रोग्रामन देखिए थोड़ा सा। तो रैखिक प्रोग्रामन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत डिफिनीशंस होती हैं, जो बच्चे मोस्टली कभी कभी एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से शार्ट, वेरी शार्ट वाले, उनमें पूछा भी जाता है आती लघुत्तरी में। तो बहुत सारे बच्चे इसको मतलब उनका आंसर नहीं दे पाते, जवाब नहीं दे पाते। तो पहले क्वेश्चन बताने से पहले जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं रैखिक प्रोग्रामन के बारे में, वो आपको समझाते हैं। समझिएगा थोड़ा सा गौर से, और जब आपको लगे कि नहीं हमने प्रयास किया है समझाने का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि 12th के बाद में आपको जो एडवांस मैथ के 60 ट्रिकी वीडियो हैं वो भी हम आपको बनाएंगे कंपटीशन लेवल के, इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखिए पढ़िए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। कमेंट्स जरूर करिए। चलिए आइए ज़रा देखते हैं रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग इंग्लिश में बोलते हैं। रैखिक प्रोग्रामन समस्या का गणितीय रूप। रैखिक प्रोग्रामन समस्या का गणितीय रूप। तो गणितीय रूप में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। एक जेड होगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए हो सकता है कुछ ये डिफिनीशन आपको कम समझ में आ रही है, तो जब हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, केवल एक क्वेश्चन बता देंगे, उसमें जितनी भी डिफिनीशन लिखवाई हैं उस एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन न बता के पहले डिफिनीशन बता रहे, तो अगर हो सकता है किसी को ये डिफिनीशन, किसी को ये परिभाषाएं थोड़ा कम समझ में आए, तो बहुत परेशान नहीं होना। जब हम आपको एक नंबर पहला क्वेश्चन या कोई एक क्वेश्चन बता देंगे, तो जितनी डिफिनीशन लिखवा रहे उस क्वेश्चन में वो सारी डिफिनीशन आपको डिफाइन कर देंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है और किसको क्या बोलते हैं। तो जब क्वेश्चन से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए तो गणितीय रूप में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। एक जेड होता है c1x + c2y, मतलब कोई भी होगा, ये रैखिक फलन होगा। रैखिक मतलब x y की घात 1 होगी। जेड जो होगा इसको उद्देश्य फलन बोलते हैं। इसका निम्नतम या अधिकतम मान निकालना होता है सवाल में इसका निम्नतम या अधिकतम मान निकालना होता है। इनको रैखिक फलन बोला जाता है। रैखिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें x y की अधिकतम घात 1 होगी। व्यवरोध मतलब जो प्रतिबंध होते हैं, जो असमिकाएं होती हैं, ऐसे लिखी होंगी a1x + b1y ≤ d, a2x + b2y ≤ d। ये देखो गणितीय बता रहे। तथा ऋणेतर व्यवरोध। ऋणेतर का मतलब होता है जो ऋण ना हो, जो माइनस ना हो। ऋणेतर दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए कुछ लोग ऋणोत्तर का मतलब समझ लेते हैं ऋण। देखिए ऋणोत्तर का मतलब कुछ लोग समझ लेते हैं ऋण, बिल्कुल गलत। ऋणोत्तर का मतलब हो गया ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ऋण प्लस उत्तर। और ऋण प्लस उत्तर, और उत्तर का मतलब मैथ में होता है ऋण के बाद वाली, ऋण के बाद वाली, ये होता है इसका मतलब। देखिए बिल्कुल क्लियर करके समझा रहे। ऋणोत्तर शब्द का मतलब ऋण नहीं होता, माइनस नहीं होता। जिसने जीवन में ऋणोत्तर शब्द का मतलब माइनस समझ लिया वो कभी सफल नहीं होगा। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है जो समझना है। मोस्टली 50% बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण। नहीं भैया, ऋणोत्तर का मतलब है ऋण ना हो, ऋण ना हो, ऋण से उत्तर हो। ऋण से उत्तर मतलब ऋण से परे हो, मतलब ऋण के बाद वाली हो। तो ऋणोत्तर का मतलब हो गया दो शब्दों से मिलकर बना ऋण प्लस उत्तर। ऋण प्लस उत्तर का मतलब हो गया ऋण के बाद वाली। ऋण के बाद वाली मतलब जो माइनस की ना हो। ऋण के बाद वाली मतलब जो माइनस की ना हो, जो माइनस की ना हो, मतलब माइनस की ना हो मतलब जीरो हो या प्लस हो, जीरो हो या प्लस हो। तो ऋणोत्तर व्यवरोध ये देखो लिखा है, ये लिखा भी है x > 0, x का मान 0 या 0 से बड़ा। तो जो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा वो ऋण के बाद वाली ही होंगी, ऋण के बाद वाली ही होंगी, मतलब माइनस के बाद वाली ही होंगी। ऋणोत्तर शब्द का आज से बिल्कुल जीवन में मतलब याद रखना, बहुत जगह मिल जाता है ऋणोत्तर, तो उनका मतलब लोग ऋण ही समझते हैं। नहीं, ऋणोत्तर का मतलब हो गया ऋण के बाद वाली, माइनस के बाद वाली। तो देखो ये है भी ऋणोत्तर। ऋणोत्तर क्यों है? क्योंकि देखो x > 0, x का मान 0 या 0 से बड़ा है। तो 0 है तब भी 0 कहाँ मिलेगा? माइनस के बाद है तो मिलता है। संख्या रेखा आपने पढ़ी है, संख्या रेखा। संख्या रेखा में माइनस के बाद में क्या शुरू होता है? 0 या प्लस की शुरू होती। तो देखो ये लिखा क्या है, x > 0, x का मान 0 या 0 से बड़ा, x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा।
यहाँ पर y का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, y ग्रेटर देन आर इक्वल 0 मतलब y का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा। देखिए कुछ परिभाषाएं, उद्देश्य फलन क्या होता है, यही उद्देश्य फलन है, जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त करना होता है या ज्ञात करना होता है। जब सवाल होगा, हमने अभी आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको ये समझ में ना आए, तो आप परेशान ना होना। जब हम आपको एक क्वेश्चन बता देंगे, उस क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ये जितनी बताएंगे सब फिगर में दिखा देंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर है। लेकिन पहले ये बता रहे क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है, फिर क्वेश्चन आते हैं। देखिए तो जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान बताना होता है उसे उद्देश्य फलन कहते हैं इसे, और इसको z से निरूपित करते हैं, जैसे z बराबर ax प्लस बी वाई या c1x प्लस c2y। तो जिस आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये उद्देश्य फलन कभी कभी पूछा जाता है 1 नंबर में, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जिस फलन का रैखिक प्रोग्रामन समस्या में जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है उसी को हम लोग उद्देश्य फलन कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्देश्य फलन कहते हैं। रैखिक व्यवरोध इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर कंस्ट्रेंट। लीनियर कंस्ट्रेंट का मतलब हो गया यही व्यवरोध। रैखिक प्रोग्रामन समस्या में या रैखिक प्रोग्रामन में रैखिक असमीकाएं या समीकरण या प्रतिबंध जो होते हैं वो व्यवरोध कहलाते हैं। रैखिक का मतलब हो गया जो वेरिएबल्स होंगे, जो चर होंगे उनकी घात 1 होनी चाहिए। जो चर होंगे, जो चर का मतलब हो गया जो वेरिएबल होंगे x y वगैरह, उनकी घात 1 होनी चाहिए। घात 1 को ही रैखिक बोलते हैं। देखिए घात 1 को ही क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। तो रैखिक प्रोग्रामन में जो रैखिक असमीकाएं या समीकरण या जो प्रतिबंध हैं उन्हीं को व्यवरोध बोलते हैं, व्यवरोध बोलते हैं। जैसे इनको व्यवरोध, ये लिखा भी है देखो, ये व्यवरोध बोलते हैं, इनको व्यवरोध बोलते हैं, व्यवरोध। इष्टतम मान, ये उद्देश्य फलन होता है। उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान जो मिलता है उसी को इष्टतम मान कहते हैं। उद्देश्य फलन का जो अधिकतम या न्यूनतम मान मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं इष्टतम मान। लिखा है उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान इष्टतम मान कहलाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं होती। क्वेश्चन हो सकता है आप लगा लेते हो लेकिन ये सारी चीज़ें क्लियर ना हो। और हमने आपको बताया इनमें अगर कोई भी जरा सा भी डाउट है तो आप परेशान ना होना। जब एक क्वेश्चन बता देंगे तो इस क्वेश्चन में हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़िए। आप अच्छी जगह, आप अच्छे चैनल से पढ़ रहे हैं। बस हम इसलिए बार बार बोलते हैं कि हमारे वीडियोज फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बना रहे हैं, हम आपको सिखाने के लिए और सिखा करके ही दम लेंगे। बस आप सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, पढ़ते रहिए और बच्चों को बताइए, कमेंट्स करिए। अब देखिए तो जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान बताना होता है वो उद्देश्य फलन हो जाता है। जो रैखिक समीकरण वगैरह दी होती हैं या समीकरण होते हैं या प्रतिबंध होते हैं उनको हम लोग व्यवरोध बोल देते हैं, उनको व्यवरोध बोल देते हैं। रैखिक का मतलब हो गया एक्स वाई की घात सिंगल होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और उद्देश्य फलन का जो मान मिल जाता है, चाहे वो अधिकतम मान मिले चाहे न्यूनतम मान हो, तो सवाल लगाने पर मिलेगा, लेकिन आप पहले समझ लीजिए। तो उद्देश्य फलन का जो मान हमें प्राप्त हो जाता है, चाहे वो अधिकतम मान हो चाहे वो न्यूनतम मान हो, उसी को इष्टतम मान कहते हैं। अब देखिए इनका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी सी चीज़ें और समझा देते हैं। जैसे फिगर में से आपको कुछ समझा देते हैं, एक रफली ऐसे फिगर बनाते हैं। देखिएगा इस टाइप के फिगर उसमें होंगे। देखिए सवाल से ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से शुरुआत हो रही। जैसे मान लीजिए रैखिक प्रोग्रामन में आपने कोई चित्र बनाया, थोड़ा सा देखिएगा। अब ऐसे इसलिए कि सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ये मान लीजिए ये भाग आया है, ये भाग ऐसे इतना भाग। अब ये चित्र बनाने से जब सवाल लगाओगे ये भाग आया तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं, देखिए थोड़ा सा देखिएगा, इनको क्या बोलते हैं। ये भाग मान लीजिए आ गया, ये भाग ऐसे ये इतना चित्र बना जाके। ये कैसे बनाओगे, जैसे फर्स्ट ईयर में रैखिक असमीकाओं में बनाते थे वैसे इसमें भी बनाएंगे। मान लीजिए तो इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, देखिएगा इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं परिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध क्षेत्र बोलते हैं, परिबद्ध क्षेत्र बोलते हैं, परिबद्ध।
और मान लीजिए कहीं पर ऐसा फिगर आ गया, थोड़ी सी बहुत गौर से देखने वाली चीज़ें, बहुत ढंग से समझा रहे। मान लीजिए कहीं ऐसा फिगर आ गया इस टाइप से, थोड़ा सा ढंग से देखिएगा। मान लीजिए ये फिगर बना हुआ है, ये कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहते हैं बेसिक, जो बच्चों को वाकई में नहीं पता होती, बस इसलिए थोड़ा सा समझिएगा। तो इसको हम लोग, परिबद्ध का मतलब हो गया ये सबसे घिरा होगा, ये परिबद्ध होगा, बाउंडेड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड रीजन कहलाता है। बाउंडेड रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र। ये देखिए सब चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, और इसको बोलते हैं अपरिबद्ध क्षेत्र। अगर इस टाइप का कोई चित्र है तो इसको बोलते हैं अपरिबद्ध क्षेत्र। अपरिबद्ध क्षेत्र का मतलब इंग्लिश में बोला जाता है अनबाउंडेड रीजन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड रीजन बोलते हैं। अनबाउंडेड रीजन बोलते हैं, अपरिबद्ध होता है, अपरिबद्ध। देखिए ये जो है इसी को सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। ये जो है सब इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। चलिए चित्र से इसलिए समझा रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। देखिए ये जो बिंदु, जितने बिंदु इसमें शामिल हैं, इसमें ये जो आलेख बनाया गया है, ये चीज़, ये जो छायांकित भाग बनाया, इसमें जितने बिंदु ये शामिल हैं, इन बिंदुओं का नाम होता है कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु। इन सभी बिंदुओं का नाम होता है कोणीय बिंदु। इनका नहीं, ये बिंदु नहीं होंगे। ये जो आपने बनाया है, ये जो क्षेत्र आया है, सुसंगत क्षेत्र आया है, इसको सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। देखिएगा, सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। तो ये जो बिंदु है क्षेत्र में, ये बिंदु, इनको हम लोग कोणीय बिंदु बोलते हैं। जैसे ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये वाला बिंदु हो गया, इनको बोला जाता है कोणीय बिंदु। कॉर्नर पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट। ये सारी चीजें बच्चों को एकदम पता नहीं होती। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए, ये अपरिबद्ध क्यों है? क्योंकि ये इधर से घिरा हुआ नहीं है, बाउंडेड नहीं है। इधर से तो घिरा हुआ है लेकिन इधर से घिरा हुआ नहीं है, इधर से घिरा हुआ नहीं है। तो इसमें देखिए कोणीय बिंदु कौन कौन से हुए? कोणीय बिंदु जो आप क्षेत्र बनता है ना, जो एरिया बनता है, जो छायांकित भाग बनता है, ये रेखांकित भाग बनता है, तो रेखांकित भाग में जितने भी बिंदु शामिल होते हैं वो कोणीय बिंदु होते हैं। रेखांकित भाग में जितने भी बिंदु शामिल होते हैं, देखिए जैसे एक ये शामिल है, एक ये शामिल है, एक ये शामिल। अब एक बिंदु ये भी होगा, एक ये भी होगा, लेकिन ये कोणीय बिंदु नहीं है। तो ये जो बिंदु हैं, ये वाले बिंदु, इनको बोलेंगे कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु बोलते हैं, इनको कोणीय बिंदु बोलते हैं। तो मतलब रेखांकित भाग में, छायांकित भाग में, शैडो वाले पार्ट में जो बिंदु शामिल होते हैं, इनको कॉर्नर पॉइंट या कोणीय बिंदु बोलते हैं। और ये देखिए सुसंगत क्षेत्र होता है, सुसंगत क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र के अंदर जितने भी हल हैं, ये सब, इनको, इस क्षेत्र के अंदर जितने भी बिंदु होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? सुसंगत हल कहलाएंगे, सुसंगत हल कहलाएंगे। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, जो परिबद्ध क्षेत्र है उसके दोनों मान मिलेंगे, अधिकतम भी मिलेगा, न्यूनतम भी मिलेगा। परिबद्ध क्षेत्र में इसमें दोनों मान प्राप्त होंगे, दोनों मान। ये सब चीज़ें ध्यान रखा करो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन में, बहुविकल्पी में पूछा भी जा सकता है। दोनों मान प्राप्त होंगे, मतलब परिबद्ध अगर क्षेत्र है, इस टाइप का चित्र है, परिबद्ध क्षेत्र है, तो इसके दोनों मान प्राप्त होंगे। इसके दोनों मान प्राप्त होंगे, कौन से? अधिकतम भी और न्यूनतम भी। अधिकतम भी और न्यूनतम भी, इसके दोनों मान मिलेंगे। अधिकतम भी मिलेगा और न्यूनतम भी मिलेगा। जो अपरिबद्ध क्षेत्र है इसका कोई जरूरी नहीं है का दोनों मिले का एक भी ना मिले, मतलब कोई जरूरी नहीं है। दोनों मान हो भी सकते हैं, कोई भी मान हो सकता है। हो सकता है कि कोई भी मान ना मिले, हो सकता है दोनों मान मिले, मतलब कोई आवश्यक नहीं है।
हो सकते हैं कि इसका न्यूनतम अधिकतम मान हो या हो सकता है कोई भी मान ना हो सकता है कि इसका अधिकतम या न्यूनतम मान हो या हो सकता है इसका कोई भी मान ना हो। तो ये बिल्कुल बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो परिबद्ध क्षेत्र होगा उसके दोनों मान मिलेंगे, लेकिन जो अपरिबद्ध क्षेत्र होगा उसके आपको हो सकता है कि मान मिले या फिर हो सकता है मान ना मिले। तो अपरिबद्ध क्षेत्र जो होता है उसके अधिकतम या न्यूनतम मान हो भी सकता है, अस्तित्व देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, अधिकतम या न्यूनतम मान का अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब इसका हो मान अधिकतम न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें दोनों मान मिलेंगे। इस टाइप का जो क्षेत्र होता है परिबद्ध, मतलब जो चारों तरफ से घिरा होता है, इसको बाउंडेड बोलते हैं। बाउंडेड बोलते हैं, परिबद्ध क्षेत्र बोलते हैं। इसके दोनों मान मिलेंगे, अधिकतम भी मिलेगा और न्यूनतम भी मिलेगा, लेकिन जो सवाल में पूछा जाए वही लिख देंगे। और आपको बताया था जो अधिकतम न्यूनतम मान मिलता है उसी को इष्टतम हल बोलते हैं। और ये जो एरिया बना होता है इसको सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। इसमें जितने भी यहाँ पर जितने भी बिंदु आएंगे वो सुसंगत बिंदु होंगे, सुसंगत बिंदु होंगे। ये या सुसंगत हल भी कहलाता है, सुसंगत हल, इसको सुसंगत हल भी बोलेंगे। और इस टाइप से जो अनबाउंडेड होता है, अनबाउंडेड होता है, इसको अधिकतम या न्यूनतम मान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जो रेखांकित भाग बना होता है, ये तो अभी बनाएंगे, सवाल में कैसे बनेगा वो तो सवाल की कंडीशन के हिसाब से बनेगा। जो विवरोध दिए होते हैं ना, जो असमिकाएं दी होती हैं उनके हिसाब से बनेगा। जो विवरोध, जो असमिकाएं दी होती हैं उसके हिसाब से चित्र बनेगा। और जो चित्र बनेगा, जो रेखांकित भाग बनेगा, जो छायांकित भाग बनेगा, उस छायांकित भाग में जितने भी बिंदु शामिल होंगे उन बिंदुओं का नाम होता है कोणीय बिंदु। देखिए दिखाया गया, ये जो बिंदु शामिल है, और बिंदु हैं, एक ये बिंदु भी है, एक ये बिंदु है, लेकिन ये छायांकित भाग या रेखांकित भाग में शामिल नहीं, इसलिए कोणीय बिंदु नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो और चीज़ें समझाते हैं जल्दी से। ये सब चीज़ें समझने वाली हैं भैया बहुत ढंग से। अब देखिए कुछ चीज़ें और समझिए, थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। जिसे लिखा है सुसंगत क्षेत्र, तो आपको बताया ये सुसंगत क्षेत्र है। ये सभी जितनी भी असमिकाएं होंगी, जितनी भी विवरोध होंगे, सभी का उभयनिष्ठ भाग है। तो इसके कह सकते हैं सभी असमिकाओं का या सभी विवरोधों का, सभी विवरोधों का उभयनिष्ठ क्षेत्र, सभी विवरोधों का उभयनिष्ठ क्षेत्र, सभी विवरोधों का, जितनी भी असमिकाएं होंगी उनका उभयनिष्ठ जो क्षेत्र होगा, सभी विवरोधों का उभयनिष्ठ क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। देखिए बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहे, सुसंगत क्षेत्र कहलाता है, सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। ये सबका उभयनिष्ठ भाग होता है। जब फिगर बनाया जाएगा ना, जो विवरोध दिए होंगे, जो असमिकाएं दी होंगी, उन सबका जो उभयनिष्ठ भाग बनाया जाएगा, उभयनिष्ठ क्षेत्र जो बनाया जाएगा, ये उभयनिष्ठ क्षेत्र, इसी को बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। देखिए बहुत बड़ी डिफिनीशन न लिख के बहुत छोटे में निपटा रहे। और ये हमने आपको बताया ना, फिगर जब बनेगा, जब क्वेश्चन बताएंगे उसमें भी फिगर बनेगा, उससे भी समझाएंगे तो या इसे ही समझाएंगे। तो हमने एक फिगर ले लिया अपनी मर्जी से और समझाने के लिए फिगर ले लिया कि आपको सारी चीज़ें समझ में। ये वो चीज़ें जो कभी पूछ लें तो बच्चे बता 90% बच्चे फेल हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। और जबकि पता होना चाहिए, देखिए किसी भी चैप्टर के पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो सभी विवरोधों का, विवरोध देखो पहली डिफिनीशन जैसे हमने आपको लिखवाई थी उद्देश्य फलन, तो हमने कहा था जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना होता है उसे उद्देश्य फलन कहते हैं। ये रैखिक फलन होता है। रैखिक मतलब x y की घात सिंगल होगी और इसे z से निरूपित करते हैं। फिर विवरोध लिखवाया था, रैखिक विवरोध लिखवाया था। तो हमने कहा था कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या वही है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या में जो रैखिक समीकाएं होती हैं या समीकरण होते हैं या प्रतिबंध होते हैं उनको विवरोध बोलते हैं। ऋणोत्तर बताया था विवरोध, जो ऋण ना हो मतलब शून्य हो या प्लस के हो, ऋणोत्तर विवरोध होते हैं। फिर इष्टतम हल बताया। इष्टतम हल में क्या बताया कि जो अधिकतम या न्यूनतम हल मिलता है, उद्देश्य फलन का जो अधिकतम या न्यूनतम हल या न्यूनतम या अधिकतम मान मिलता है उसी को बोलते हैं इष्टतम हल बोलते हैं।
उसको इष्टतम हल बोलते हैं। फिर जैसे हमने चित्र बना के आपको समझाया कि परिबद्ध क्षेत्र क्या था, अभी इधर बताया था अपरिबद्ध क्षेत्र। परिबद्ध क्षेत्र जो होगा तो उसमें दोनों मान प्राप्त होंगे, अधिकतम भी मिलेगा न्यूनतम भी मिलेगा, मतलब जेड के दोनों मान मिल सकते हैं, मिलेंगे, मिल सकते नहीं। जो उद्देश्य फलन होता है ना, जो उद्देश्य फलन जेड, उसके दोनों मान मिलेंगे, अधिकतम मान भी मिलेगा और न्यूनतम मान भी मिलेगा, अधिकतम मान भी मिलेगा और न्यूनतम मान भी मिलेगा। फिर इसके बाद आपको बताया कि जो अपरिबद्ध क्षेत्र बताया वो घिरा नहीं होता है। परिबद्ध जो होगा जो चारों तरफ से घिरा होगा, अपरिबद्ध जो होगा अनबाउंडेड होगा, चारों तरफ से घिरा नहीं होगा। उसमें क्या है कि अधिकतम और न्यूनतम मान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर बताया ये जो सुसंगत क्षेत्र होता है, सुसंगत क्षेत्र में जितने भी बिंदु शामिल होते हैं, आप कोणीय बिंदु की परिभाषा लिख सकते हैं, हमने यहाँ लिखा नहीं लेकिन आप लिख सकते हैं कोणीय बिंदु में, चाहे आप लिख लो, हम बोल दे रहे। सुसंगत क्षेत्र में जितने भी बिंदु शामिल होते हैं, सुसंगत क्षेत्र में जितने भी बिंदु शामिल होते हैं वो कोणीय बिंदु कहलाते हैं। सुसंगत क्षेत्र में जितने भी बिंदु शामिल होते हैं वो कोणीय बिंदु कहलाते हैं। और सुसंगत क्षेत्र क्या होता है, सभी असमिकाओं का या सभी व्यवरोधों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है, सभी व्यवरोधों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है, उभयनिष्ठ मतलब सबका कॉमन एरिया जो है, सभी व्यवरोधों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है उसी को बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। असुसंगत क्षेत्र क्या होता है, सुसंगत क्षेत्र के अलावा जो क्षेत्र होता है, जैसे ये जो बचा हुआ क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये भाग, सुसंगत क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त का क्षेत्र, देखिए सुसंगत के अलावा जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं फीजिबल रीजन, इसको इनफीजिबल रीजन। सुसंगत क्षेत्र के अलावा जो क्षेत्र होता है उसे असुसंगत क्षेत्र कहते हैं, असुसंगत क्षेत्र कहते हैं, असुसंगत क्षेत्र कहते हैं। सुसंगत हल क्या होता है, सुसंगत क्षेत्र के अंदर जितने भी बिंदु होंगे वो सुसंगत हल कहलाएंगे। सुसंगत क्षेत्र के अंदर जितने भी बिंदु होंगे, अंदर इसके जितने भी बिंदु होंगे, सुसंगत क्षेत्र के अंदर जितने भी बिंदु होंगे वो सुसंगत हल कहलाएंगे। लिख सकते हो यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र के अंदर, अंताभाग में, सुसंगत क्षेत्र के, यहाँ पर बहुत सारे बिंदु होंगे, सुसंगत क्षेत्र पूरा हो गया, इसमें बहुत सारे बिंदु होंगे, तो सुसंगत क्षेत्र के अंताभाग में, अंताभाग में स्थित बिंदु या स्थित हल, स्थित बिंदु की कह सकते हैं स्थित हल, क्योंकि जितने भी बिंदु होंगे वो सब हल होंगे। हल का मतलब जो व्यवरोध होंगे उनको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, उनको संतुष्ट करेंगे, उनको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो कह सकते हैं सुसंगत क्षेत्र के अंतभाग में स्थित सभी बिंदु सुसंगत हल कहलाते हैं, सुसंगत हल कहलाते हैं, सुसंगत हल कहलाते हैं। अब इष्टतम, देखिए इष्टतम मान था वो, इष्टतम हल है, दोनों ऑप्टिमाइज वो क्या था, ऑप्टिमाइज बोलते हैं इसको, ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू और ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन। अभी जो आपको बताया वो इष्टतम मान था। इष्टतम मान में क्या बताया गया था कि उद्देश्य फलन का जो अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होता है उसे बोलते हैं इष्टतम मान, और ये इष्टतम हल है। और जिस बिंदु पर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं इष्टतम हल। जिस बिंदु पर, इन्हीं की, ये जो कोणीय बिंदु होते हैं ना, इन्हीं में किसी एक बिंदु पर, इन्हीं में से किसी एक बिंदु पर अधिकतम होगा, किसी एक बिंदु पर न्यूनतम होगा। तो जिस बिंदु पर अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होता है तो उस मान को इष्टतम मान बोलते हैं, और जिस बिंदु पर वो मान प्राप्त होता है उसको बोलते हैं इष्टतम हल बोलते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होना, उद्देश्य फलन का जेड का जो अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होता है वो तो इष्टतम मान हो गया, और जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु को इष्टतम हल बोलते हैं। तो देखेंगे जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर उद्देश्य फलन का
अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होता है। जिस बिंदु पर उद्देश्य फलन का अधिकतम, बहुत सारी चीज़ें सवाल से भी क्लियर होंगी। जिस बिंदु पर उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होता है, तो ये जो मान प्राप्त होता है वो इष्टतम मान होता है। जिस बिंदु पर होता है उसे इष्टतम हल कहते हैं, उसे इष्टतम हल कहते हैं। देखिए जैसे बहुत सारे ये कोणीय बिंदु होंगे, ऐसे बनाया जाता है। जेड का मान लो 230 आ गया। मान लो किस बिंदु पर आया, सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए, मान लो ये अधिकतम मान आ गया जेड का 230, ऐसे सपोज करिए ये अधिकतम आ गया। मान लो 1,7 पर आ गया। सपोज कर लो जेड का मान 230 आ गया अधिकतम, और किस बिंदु पर आया, 1,7 पर। मतलब जब ए एक्स की जगह 1 रखा गया, वाई की जगह 7 रखा गया। थोड़ा सुनिए, अभी सवाल से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगे हमने, लेकिन पहले डिफिनीशन आपको समझाएं तब सवाल में चलेंगे। मान लो x का मान 1 रखने पर, y का मान 7 रखने पर, ये कोणीय बिंदु ही होता है, क्योंकि कोणीय बिंदु ही जेड में रखे जाते हैं। ये कोणीय बिंदु, और कोणीय बिंदु क्या थे, सुसंगत क्षेत्र में शामिल सभी बिंदु। सुसंगत क्षेत्र में शामिल सभी बिंदु कोणीय बिंदु होते हैं। और सुसंगत क्षेत्र क्या होता है, सभी व्यवरोधों का, सभी असमिकाओं का जो उभयनिष्ठ भाग है, उभयनिष्ठ क्षेत्र है, उभयनिष्ठ क्षेत्र है, वो सुसंगत क्षेत्र होता है। और ये जो कोणीय बिंदु हैं, इन्हीं कोणीय बिंदुओं पर जेड का मान निकालते हैं। इन्हीं कोणीय बिंदुओं पर जेड का मान निकालते हैं। इन्हीं कोणीय बिंदुओं पर ये जो कोणीय बिंदु मिलेंगे, ये जेड में रखेंगे। किसकी जगह रखेंगे, एक्स वाई की जगह रखेंगे। सवाल से और क्लियर हो जाएगा। एक सवाल जब आपको बताएंगे ना, तो आपको 100% दिमाग में घुस जाएगा। तो ये जो मान रखेंगे हम जेड में रखेंगे। किस में रखेंगे, जेड में। तो ये कोणीय बिंदु रखेंगे, तो जिस बिंदु पर अधिकतम या न्यूनतम मान, जो अधिकतम या न्यूनतम मान होगा वो इष्टतम मान होगा। और जिस बिंदु पर होगा, जैसे हमने कहा कि मान लो 1,7 पर, x की जगह 1 रखने पर, y की जगह 7 रखने पर, z का अधिकतम मान लो 230 आ गया। तो ये जो अधिकतम मान 230 आया, ये इष्टतम मान हो गया। ये क्या हो गया, इष्टतम मान हो गया। और किस बिंदु पर आया, 1,7 पर आया, तो ये इष्टतम हल हो गया। तो ये इष्टतम हल है, ये इष्टतम मान है। देखिए इसकी हमने सारी डिफिनीशन समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। और आपको अगर कुछ डाउट है तो जब एक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन आज की वीडियो में नहीं बताएंगे, क्योंकि इतना बताएंगे जितना आप तैयार कर सको। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, उस क्वेश्चन में फिर ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक, फिर ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। फिलहाल हमने इसमें क्लियर की हैं, तो इस क्वेश्चन में भी सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि ये सारी चीज़ें उसमें कहाँ पर हैं। हालांकि इसमें आपको क्लियर करने का प्रयास किया गया है। तो अब आपको लगा हो कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट्स करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको कंपटीशन तक के वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन ये डिफिनीशन तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छी डिफिनीशंस हैं।